चलिए, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे परागण तथा निषेचन। अब पौधों में परागण तथा निषेचन क्रिया देखेंगे। इससे पहले कि आप लोग अगर पहला वीडियो इसका नहीं देखे तो फूलों का हम सभी भाग के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं कि फूल के चारों भाग के बारे में पूरे डिटेल दिए थे। नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस लिंक के माध्यम से देख लीजिएगा उस वीडियो को। पहले वो देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा परागण और निषेचन क्रिया। चलिए, सबसे पहले परागण होता क्या है। तो परागण में हम बताए थे ये हमारा होता है, ये नर भाग है और ये मादा भाग है। ये इसको हम लोग कहते हैं पुमंग, इसको कहते हैं जायाम। पुमंग के 3 भाग होते हैं। ये क्या है, पुंकेसर, परागकोश। परागकोश के अंदर जो कण रहता है उसे कहते हैं पराग कण। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, तब उसके बाद इसको देखिए, ज्यादा समझ आएगा। चलिए, इसको कहते हैं हम लोग जायाम। जायाम के भी 3 भाग होते हैं। इसको अंडाशय कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले परागण किसको कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, परागण, ये परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे, परागण किसको कहेंगे। तो परागण क्रिया उसे कहते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण क्रिया कहलाता है। याद रहेगा, 1 नंबर में बहुत आसानी से वो बन जाता है कि 2 नंबर में दे देता है परागण क्रिया क्या है या किसे कहा जाता है, क्या समझते हैं। तो क्या कहेंगे, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण करते हैं। अब ये नहीं कि अपने आप पहुंच जाता है, इसके लिए कुछ न कुछ माध्यम की जरूरत होता है। जैसे हवा के माध्यम से चल जाते हैं, भौरा के माध्यम से। जैसे आप देखिए, ये भौरा है, ये जो भौरा है इसके पाँव में और शरीर में बाल जैसी बहुत सारे रचना होती है। इसमें क्या होता है, ये जब बैठ जाता है परागकण पर, इसके इस बाल जैसी संरचना में परागकण सट जाता है और यही उड़ के कभी बैठ जाता है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जब बैठता है तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें ये परागकण क्या होता है, चिपक के जाता है। तो इस तरह से परागकण कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। हवा के माध्यम से भी होता है, कई माध्यम होते हैं इसके लिए। तो चलिए अभी हम लोग परागण समझते हैं। परागण तो समझ गए। परागण 2 तरह के होते हैं। परागण कितने तरह के, 2 तरह के। जैसे हम लोग उसको भी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जो होता है, देखिए ये एक गमला है, इसमें 2 फूल लगे। एक ही पौधा है जिसका 2 फूल है, मतलब एक पौधा के 2 फूल। ठीक है, यहाँ एक पौधा है, एक फूल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जैसे ये इसका परागकण है, मतलब एक ही पौधा के फूल का, तो इसी का परागकण इसी पौधा के वर्तिकाग्र, इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो इसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। ठीक है, स्व मैंने अपने से, अपने में परागण। क्या कहेंगे कि किसी पौधा के या एक पौधा के एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। जरूरी नहीं है कि उसी फूल में जाए, इसी पौधा के दूसरे फूल में चल जाए। जैसे इसी का परागकण और इसी पौधा के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक चल जाएगा, तब भी क्या कहलाएगा, स्वपरागण। ध्यान में रखिए कि एक पौधा के परागकण, कोनो फूल का परागकण उसी पौधा के दूसरे किसी भी फूल का वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, जिसको हम लोग कहेंगे स्वपरागण। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि परागकण हो इस फूल का या इस पौधा के किसी भी फूल का परागकण, चाहे इसका हो, इसका हो, इसका हो, परागकण दूसरे फूल के पौधा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, पर परागण। ठीक है, कौन सा परागण, पर परागण। ध्यान से रखिए, ये देखिए, एक ही पौधा के एक ही फूल के परागकण वर्तिकाग्र उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। लेकिन ये भी कह सकते हो उसी पौधा के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना भी क्या कहलाता है, स्वपरागण। अब पर परागण क्या होगा, तो एक पौधा के कौन चीज, एक फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अच्छा कोई कौन सा होता है, स्वपरागण या पर परागण। तो हमेशा अच्छा जो होता है वह पर परागण को माना जाता है। इसीलिए पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी कुंडली मिलाते हैं। कुंडली में क्या देखते हैं, बस यही कि स्वपरागण न होकर क्या होना चाहिए, पर परागण। अलग रिश्ता ढूंढते हैं, जहाँ रिश्ता पहले से नहीं जुड़ा हो उसको ढूंढते हैं। कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही मोहल्ला में लोग शादी कर लें, इससे होगा क्या, जो आने वाला नस्ल होगा, ये जो बच्चे जन्म लेंगे वो भोता टाइप का होगा। तब उसकी मम्मी कहेगी क्या कि बच्चा भोदा हो गया, अपने बाप पर गया है,
बकलोलिया जब गाँव में रहे, एक ही मोहल्ला में शादी करें तो मुद्दा ही होगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कुंडली मिला के दूर का रिश्ता देखते हैं, इसलिए तो पर परागन के लिए, ताकि आने वाला जो नस्ल होगा बहुत तेज तरह का हो। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं निषेचन क्रिया को। अब हम लोग समझेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले आप लोग कुछ ध्यान रखिए कि युग्मक को समझ लीजिए। युग्मक किसको कहते हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि युग्मक जब अलग अलग हो, स्पर्म और ओवम, तो उसको युग्मक कहते थे। तो उसी तरह से युग्मक जो होता है, यहाँ पर युग्मक जो होता है पौधा में, ये होता है नर युग्मक होता है परागकण, और मादा युग्मक होता है अंडाणु। कौन से होते हैं, अंडाशय में बनता है अंडाणु। जैसे जीव में बनते हैं अंडाशय में अंडाणु, इसी तरह से यहाँ भी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। बस मनुष्य में क्या होते थे, नर भाग में देखते थे शुक्राणु यानी स्पर्म बनते थे, यहाँ परागकण है। बस इसको कहते हैं युग्मक। युग्मक जब मिल जाता है, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, तब उसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। युग्मनज। और युग्मनज जब विकसित होता है तो उसी को हम लोग भ्रूण कहते थे। क्या कहते थे, भ्रूण। और भ्रूण जब शरीर से बाहर हो जाए, भ्रूण किसको कहा जाता है, जब तक बच्चे माँ के गर्भ में हो, यानी जन्म लेने से 1 मिनट पहले भी क्या कहलाता है, भ्रूण। और जन्म होने के बाद बन जाते हैं बेबी। तो उसी तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, पहले बेबी जो जन्म ले लिए क्या कहेंगे, बेबी। बेबी से पहले पेट में था तो क्या कहलाता था, भ्रूण। और भ्रूण से पहले दोनों कहीं कहीं मिला होगा युग्मक, इसको कहते थे युग्मनज। और युग्मनज दोनों का अलग अलग शरीर में जब था तब कहलाते थे युग्मक। मतलब उल्टा भी आपको समझ लेना है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ युग्मक। युग्मक जो होता है, यहाँ परागन की क्रिया होती है। परागन क्रिया द्वारा कहाँ चला है, परागन या वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर आता है तो 2 इसके नीचे उतरता है परागन, 2 परागन। कितने परागकण उतरते हैं, 2। लीजिए 2 परागकण उतार दिए, ठीक है। हम इसको क्रॉस दे दिए ताकि ध्यान रहे कि परागकण है, ठीक है। और अंडाशय में जो है 3 अंडाणु यहाँ पर मौजूद होते हैं। कितने अंडाणु, 3 अंडाणु। ध्यान में रखेंगे ये कि पूछेगा कि निषेचन क्रिया के वक्त या परागन क्रिया के बाद कितने परागकण नीचे की ओर अंडाशय तक पहुंचता है, तो 2। और पहले से यहाँ मौजूद कितने अंडाणु होते हैं, तो 3। ये याद है, क्लियर हो गया। तो ध्यान से क्लियर रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब क्या होता है कि इस तरह से देखिए, 1 अंडाणु और 1 परागकण, 1 अंडाणु और 1 परागकण मिल करके ये युग्मनज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, युग्मक जब मिलता है क्या कहलाता है, युग्मनज। तो ये युग्मनज का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब देखिए युग्मनज के निर्माण जब हो जाएगा तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा भ्रूण। और भ्रूण से क्या बनेगा, बच्चा। क्या यहाँ बच्चा होगा, यहाँ फल बनेगा। कौन चीज, यानी फल के निर्माण से पहले भ्रूण होगा। और भ्रूण से पहले क्या है, ये युग्मनज, ठीक है, जाइगोट बनेगा। तो ध्यान में रखेंगे अभी जाइगोट है। अब जैसे हम लोग मनुष्य में देखें, तो मनुष्य में देखे थे कि जब बच्चे पेट में था ना, भ्रूण की अवस्था में, तो उसको पोषण करने के लिए माँ से एक गर्भनाल जुड़ा हुआ था, जो कि माँ खाए तो बच्चे को पोषण हो। उसके लिए क्या था, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा था। उसी तरह से यहाँ भी तो इसका कोई पोषण करेगा। तो इसके पोषण के लिए देखिए ध्यान से, एक परागकण और 2 अंडाणु अभी बचा हुआ है। ये जो 1 परागकण और 2 अंडाणु है, ये मिलकर के बना लेते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश याद रखेंगे, 1 अंडाणु 1 परागकण मिलकर भ्रूण, 1 परागकण 2 अंडाणु मिलकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और ये भ्रूण कोश ही करता है इसका पोषण। यानी भ्रूण की अवस्था में भ्रूण कोश का क्या करता है, पोषण। यानी पोषण करता है, यानी भ्रूण का पोषता है, रखता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, भ्रूण कोश इसको पोषण करते करते अपने आप खत्म हो जाता है। और ये भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होकर के फैलता है तो फल का निर्माण कर देता है। इसी को कहते हैं हम लोग निषेचन। तो पौधा में निषेचन समझे ना, क्या होता है कि परागन क्रिया के फलस्वरूप 2 परागकण नीचे की ओर अंडाशय तक पहुंचता है। और अंडाशय में पहले से 3 अंडाणु मौजूद होते हैं, जिसमें से 1 अंडाणु और 1 परागकण मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। और 1 बचा हुआ जो परागकण है और 2 अंडाणु है, ये दोनों में तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, भ्रूण कोश, जो इसको पोषण करता है और अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही हो गया पौधा में निषेचन। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी तरह से ये समझ आया होगा। अगर समझ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में अगले सेशन के साथ।